Hello everyone. Now we are going to see some numericals and the problems based on mitosis, meiosis and the cell division or cell cycle. ये वाला लेक्चर स्पेशली मैंने डिजाइन किया हुआ है प्रॉब्लम से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। आपने सेल डिवीजन पूरे अच्छे से समझ लिए होंगे, कब कहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे डबल होते या फिर आधे होते, कैसे डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है एस फेज में और वो आगे जाके क्या होता है उसके साथ आधा आधा बांट के देने का। सो इस प्रकार से अगर देखें सो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ सेल के दो हिस्से करने हैं और सेल को डिवाइड करके दो टुकड़ों में बराबर बांट के देना। एक सेल से कभी आपको दो सेल्स प्रोड्यूस करने हैं माइटोसिस में, या फिर मियोसिस में एक सेल से आपको चार सेल्स प्रोड्यूस करने हैं। सो इस हिसाब से क्या होता, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल लॉजिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत सारे बन जाते हैं, तो हम उसके बारे में ही देखने वाले। ये लेक्चर स्पेशली उन सारे प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश करता है जो पिछले एग्जाम्स में कई बार आके गए वाले उस टाइप के प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन सॉल्व करना, हाउ टू डिडक्ट द आंसर फ्रॉम दैट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, बट बिफोर दैट लेट्स हैव सम लुक ऑन दी दैट फॉर्मूले, जिनको हम फॉर्मूले ही बोल सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेल डिवीजन। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखा कर दे रहा हूँ, आपका भी काम है उसको नोट करो, प्लस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ फॉर्मूलों को, उनको यूज किस प्रॉब्लम में कैसे करना है, कौन से प्रॉब्लम में क्या फॉर्मूला यूज करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ध्यान में आ जाएगा। बट बिफोर दैट लेट्स हैव द लिस्ट ऑफ दैट फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। ओके, सो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला है द नंबर ऑफ डीएनए पर मॉलिक्यूल्स आपको निकालना पड़ता। हेडिंग दे दो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेल डिवीजन, तो उसमें फॉर्मूले नंबर ऑफ डीएनए पर सेल, नंबर ऑफ डीएनए पर सेल ये कितना रहता। सो आपको पता है 2n, n इज द हैप्लॉइड सेट, n is the haploid set of chromosomes and 2n is equal to diploid set of chromosomes, diploid set of chromosome। वैसे ही 3n भी रहता, उसको triploid set of chromosomes बोलते हैं। डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड सेट। हैप्लॉइड में सिंगल क्रोमोसोम की एक, हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी प्रेजेंट रहती, जबकि डिप्लॉइड में हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज प्रेजेंट रहेंगी और ट्रिप्लॉइड में एक क्रोमोसोम की तीन तीन कॉपियां प्रेजेंट रहेंगी। मतलब एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 उसके जैसे दिखने वाले और दो क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। सो इस तरीके से हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड कंडीशंस तैयार हो सकते हैं। ठीक है, सो जब आपको नंबर ऑफ डीएनए निकालने के एक सेल में, सो कंसीडर क्या करने का, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब जितने क्रोमोसोम्स है उतने ही डीएनए मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ डीएनए n number of chromosomes, n number of chromosomes is equal to n number of DNA molecules। जितने क्रोमोसोम्स उतने डीएनए। मतलब अगर मैं 23 क्रोमोसोम्स बोलूंगा, 1 2 3 ऐसे 23 बोलूंगा, तो समझ लेने का 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, 23 क्रोमोसोम्स मतलब 23 डीएनए। तो जितने क्रोमोसोम्स उतने डीएनए। ओके, ये एक चीज होगी। दूसरा निकालने का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये कैसे काउंट करने का है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे काउंट करने का। ओके, नंबर ऑफ डीएनए इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, क्योंकि हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से रिप्रेजेंट करते। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे काउंट करने का, टोटल फंक्शनल सेंट्रोमियर्स, टोटल फंक्शनल सेंट्रोमियर्स ये काउंट कर लेने का। जितने फंक्शनल सेंट्रोमियर दिख रहे मतलब क्या, इज इक्वल टू n, मतलब जितने क्रोमोसोम, जितने सेंट्रोमियर दिखेंगे उतने क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि हर क्रोमोसोम में, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 क्रोमोसोम एंड दिस इज आल्सो अ क्रोमोसोम। ओके, दिस इज आल्सो अ क्रोमोसोम। तो इसको एक क्रोमोसोम क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल, ये जो है द पॉइंट वेयर टू क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड, दिस इज कॉल्ड योर सेंट्रोमियर। सो हर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर रहता, तो जितने सेंट्रोमियर दिखेंगे उतने क्रोमोसोम पकड़ने का, जितने सेंट्रोमियर दिखेंगे तुमको उतने क्रोमोसोम पकड़ने का। मतलब उतने डीएनए, ये एक क्रोमोसोम बोलो या एक डीएनए मॉलिक्यूल बोलो या फिर इसमें एक सेंट्रोमियर बोलो, एक ही बात है।
बस काउंटिंग के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखने का। हाँ, अगर आपको ऐसे दो टुकड़े दिख रहे तो इसको 2 क्रोमोसोम्स पकड़ने का। जब आप इसके टुकड़े कर देंगे, ब्रेक हो जाएगा जब ये, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसी एक डॉटर और इधर से एक डॉटर, ऐसे 2 डॉटर क्रोमोसोम्स तैयार हो जाएंगे। तो उसको 2 क्रोमोसोम्स पकड़ने का, 2 डीएनए मॉलिक्यूल काउंट करने का, क्योंकि इन दोनों के पास खुद का सेंट्रोमियर रहता, इन दोनों के पास खुद का सेंट्रोमियर रहता। तो इसके लिए उन दोनों को अलग अलग काउंट करने का। समझ रहा है? मतलब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्या रहेगा, हाउ मेनी फंक्शनल सेंट्रोमियर्स आर देयर, हाउ मेनी फंक्शनल सेंट्रोमियर। फंक्शनल वर्ड क्यों यूज कर रहा, क्योंकि देखो ये जो क्रोमोसोम है इसमें 2 डॉटर क्रोमैटिड्स अटैच है यहाँ पे, एक ये क्रोमैटिड और एक ये क्रोमैटिड अटैच हुए। सो दो अपन ऐसा बोल सकते, तुम लोग बोलेंगे सर ये भी तो एक क्रोमोसोम ही चाहिए, ये भी आधा क्रोमोसोम है। सो उसको अपन, लेकिन दोनों के पास खुद का है क्या, फंक्शनल है कि खुद का सेंट्रोमियर, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अटैच्ड है। जब तक वो अलग नहीं होते तब तक उसको एक ही मानने का, और अलग होने के बाद दोनों का सेंट्रोमियर जब अलग हो जाएगा तब उसको फिर अलग अलग क्रोमोसोम कंसीडर करने का। सिंपली जस्ट काउंट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल सेंट्रोमियर्स, दैट विल बी द नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दैट सेल। ओके, डीएनए मतलब भी उतने डीएनए जितने क्रोमोसोम्स। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ डीएनए। इसमें एक और चीज ऐड कर लो, एक और चीज क्या ऐड करने की, जब डायड क्रोमोसोम की बात होगी, डायड क्रोमोसोम की, डायड क्रोमोसोम, सो डायड क्रोमोसोम में कैसा रहता है, दिस इज डायड क्रोमोसोम, क्योंकि उसमें 2 दिखते पूरे ऐसे अपने क्रोमैटिड्स। सो डायड क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड्स, डायड क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड्स। एंड फिर अगर जब ये क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, तो ये क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, वो क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर कितने डीएनए रहेंगे, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर कितने डीएनए रहेंगे, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस इज अबाउट योर डायड क्रोमोसोम। देन what happens with the DNA amount and the number of chromosomes in various phases, अपन उसका एक नोट कर लेंगे। ये होने के बाद changes in various phases of cell cycle, हर फेज में क्या चेंज होते हैं अपन मेजर चेंजेस देखेंगे। सो 3 चेंजेस अपने को देखने के, द 3 चेंजेस आर नंबर ऑफ डीएनए, चेंज इन नंबर 1 नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, नंबर 2 अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल, और नंबर 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल। ओके, तो ये 3 चीजों में क्या चेंजेस होते हैं अलग अलग फेजेस में। सो मैं आपको बॉक्स टाइप करके दे रहा हूं। ओके, अब ये क्या है, आपने सेल साइकिल देखे थे, सेल साइकिल में 4 फेजेस रहते हैं, G1 S G2 M, right? There are 4 phases. 4 phases में होता क्या? The 4 phases they will show some growth of cell, DNA replication, increase in size of cell, amount of DNA बदलेगा, amount of cell क्रोमोसोम बदलेंगे। ओके, तो कौन से फेज में क्या चेंज होता है वो अपन टेबुलेट कर रहे हैं। अपन ने थ्योरेटिकली देख लिए, लेकिन अपने को प्रॉब्लम्स में पूछते हैं उसके ऊपर। तो थोड़ा सा यहाँ पे से अगर याद करें, आपको टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं, आपको सेल साइकिल पे से ही याद हो जाएगा। देखो, अगर सेल की शुरुआत यहां से होती डिवीजन की, G1 फेज से सेल ग्रो होना स्टार्ट होती, फिर सेल डिवीजन होकर वो इस तरीके से M फेज में जाके डिवाइड हो जाती। फॉर एग्जांपल माइटोसिस, तो सेल ग्रो होना स्टार्ट होंगी, उसका साइज बढ़ने लगेगा, उसके अंदर डीएनए बनाने की चीजें जो लगने वाली न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, उसका अमाउंट बढ़ने लगेगा। राइट, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो डीएनए नंबर है, तो 2n इज इक्वल टू स्टार्टिंग में अपन ने लिए फॉर एग्जांपल 46, डिप्लॉइड सेल लिए अपने मार लग गया वाली, फॉर एग्जांपल स्किन को मार लगा, यहाँ की स्केल को डिवाइड करने का। तो ये सेल जब डिवाइड होंगी तो इसमें 2n इज इक्वल टू 46 शुरू में रहेगा। ओके, वो 2n इज इक्वल टू 46 मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46। तो नंबर ऑफ डीएनए भी कितने रहेंगे, 46। नंबर ऑफ डीएनए भी कितने रहेंगे, क्योंकि अभी अपने देखे नंबर ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो 46 सेल, उसमें डीएनए है नंबर और क्रोमोसोम्स भी 46। अब एस फेज में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेट होता,
मतलब डीएनए रिप्लिकेट होगा, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल होगा, बट नंबर विल रिमेन सेम। हाउ, अगर क्रोमोसोम ऐसा था G1 फेज में, सो G2 फेज में क्या होता, उसका सिर्फ अमाउंट बढ़ जाता, मतलब वो मोटा हो जाता, लेकिन एक ही रहता, क्योंकि जो दूसरा डीएनए सिंथेसिस होने वाला है, रिप्लिकेट होने वाला है, वो वहीं पे बाजू में कॉपी होता है और वहीं पे अटके वाला रहता है, उसको वहीं पे चिटके वाला रहता, अलग से जाके बाहर निकल नहीं जाता डीएनए। डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, एक है, ये भी एक ही है, बट जस्ट व्हाट विल हैपन, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे अगर मैं शुरू में बात करूं, सो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, अगर मैं G1 फेज में लूं, तो उसको अगर मैंने नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करा, कितने डीएनए है, कैपिटल N, और कितने क्रोमोसोम्स है, N, क्रोमोसोम्स कितने हैं, N है, अपन ने यहाँ पे 2N लिए, अगर N पकड़े नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक कॉमन नोटेशन सबके, ठीक है। सो शुरुआत में कितने क्रोमोसोम है, N, और उतने डीएनए है, ठीक है, बस नोटेशन अलग अलग यूज करा मैं, 46 ही रहेगा आंसर, बस कैपिटल N से डीएनए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का और स्मॉल n से क्रोमोसोम नंबर। ऐसा जरूरी नहीं है, रूल नहीं है, लेकिन आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं बता रहा, आपको प्रॉब्लम जब सॉल्व करने के रहेंगे तो आप कुछ भी नोटेशन यूज करो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कुछ लोग स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते, चलता वो भी, लेकिन यहाँ पे फिर अमाउंट ऑफ डीएनए के बदले कंटेंट ऑफ डीएनए वर्ड जब यूज करते लोग, तो फिर कैपिटल सी वहां पे भी पकड़ना पड़ता, तो फिर सी में कंफ्यूज होता। इसके लिए नंबर ऑफ डीएनए को कैपिटल N, डीएनए की स्पेलिंग में N है, और क्रोमोसोम्स को स्मॉल n, क्योंकि अपन हैप्लॉइड सेट डिप्लॉइड सेट क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो इसके लिए कैपिटल N स्मॉल n, ओके। सो ये नंबर है, लेकिन G1 फेज में जो अमाउंट ऑफ डीएनए रहता, तो उसको अपन कैपिटल C से अपन डिनोट करेंगे, बिकॉज अमाउंट और द कंटेंट ऑफ डीएनए, लेट्स अज्यूम दैट कि शुरुआत में कितना था, 10 पिकोग्राम्स था डीएनए, शुरुआत में कितना था, 10 पिकोग्राम्स डीएनए था, ओके। एस फेज जब स्टार्ट होगा, 46 क्रोमोसोम्स थे, तो क्रोमोसोम्स तो 46 रहेंगे, डीएनए रिप्लिकेट होगा, वही का वही पे डबल होगा अमाउंट, बस क्या हो जाएगा, 10 अमाउंट जो था, 10 पिकोग्राम्स जो था, पिकोग्राम्स हो तो 10⁻⁹ ग्राम्स, बहुत छोटा अमाउंट रहता, सो 10 का क्या हो जाएगा, सिर्फ डबल होके डीएनए का रिप्लिकेशन होके डीएनए डबल हो जाएगा, एंड यू विल गेट 10 का हो जाएगा 20 पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, मींस 2C इन विच फेज, इन S फेज, इन S, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, मतलब नंबर ऑफ डीएनए भी N, क्रोमोसोम भी N, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी N, डीएनए भी N। फर्क कहां पे आ रहा, सिर्फ ध्यान में रखो, S फेज में सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होता, नंबर ऑफ डीएनए क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम, ओके। यहां पे समझ में आइए, ओके। अब इसके आगे क्या होगा, जब सेल डिवीजन फेज में जाएंगे, मतलब G2 फेज में जाएंगे, G2 में यही रहेगा, अब कुछ रिप्लिकेट नहीं होने वाला है, नंबर ऑफ डीएनए ये भी डबल का डबल ही रहेगा, राइट। इसके बाद आगे जाएगा M फेज, अब M फेज में तुम्हारे 4 है, PMAT, PMAT, अब आप उसको ठीक से ड्रॉ करो, ओके। प्रो फेज में क्या रहेगा, डीएनए टूटता क्या, बटता क्या, कुछ टुकड़े होंगे क्या, नहीं होता प्रोफेज में, अमाउंट सब सिर्फ कंडेंसेशन होता, तो अमाउंट वगैरह ये सब इतना ही रहेगा, क्रोमोसोम भी 46 से रहते हैं। क्रोमोसोम की ब्रेकिंग एंड पुलिंग कहाँ पे होती, क्रोमोसोम के टुकड़े कहाँ पे होंगे, एनाफेज में होंगे, मतलब जब तक एनाफेज नहीं आता तो ये नंबर ऐसे चलते रहता एन, ओके। एनाफेज में क्या होगा, नंबर ऑफ जो तुम्हारा क्रोमोसोम है, सो दैट क्रोमोसोम्स व्हिच आर अटैच्ड लाइक दिस, सो दैट क्रोमोसोम्स जो डायड फेज में रहते, दे ब्रेक एट सेंट्रोमियर with the help of your spindle apparatus, with the help of kinetochore, वो ब्रेक होंगे एंड फिर 2 chromatids will move away, मतलब अब क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डीएनए डबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। याद करो थोड़ा, एनाफेज 1 सॉरी एनाफेज ऑफ माइटोसिस, सो वहां पे नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स 2n हो जाएंगे, यहाँ पे लिखो एनाफेज में नंबर ऑफ डीएनए 2n, ओके। कंटेंट उतना ही रहेगा, हर सेल 2C रहेगा, क्योंकि 2 टुकड़े भी करे तुमने इसके एनाफेज में, एक ऊपर जाता, एनाफेज ऐसा रहता है क्या, एक क्रोमोसोम इधर जाता, ओके, टुकड़े हुए वाला, और एक नीचे जाता, खींचे जाता, राइट। सो देखो, आधा अमाउंट ऊपर जा रहा, आधा अमाउंट नीचे आ रहा, अमाउंट तो उतने से ना पूरी सेल के अंदर, सेल अभी टुकड़े नहीं हुए, सेल उतनी चे, सेल में डीएनए आधा आधा जा रहा बस, सो अमाउंट 2C चे, लेकिन नंबर डबल हो गए ना, पहले जुड़े वाले थे 46 थे, उसके डबल 92 हो जाएंगे, ओके। सो इट विल बी 2C हियर, एंड लास्टली क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो गए, देखो यहाँ पे 46 जाएंगे और इधर 46 जाएंगे, सो क्रोमोसोम नंबर भी 2n हो गए,
क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे। समझ रहा है? एनाफेज में क्या होगा, और लास्ट में टीलोफेज कर दो, इसका एक बना दो, इसका एक बना दो, अब सब नॉर्मल जैसा हो जाएगा, जीवन में जैसा था वैसा हो जाएगा। क्या अमाउंट नंबर भी आधा हो जाएगा, क्योंकि अब डबल जो सेल्स थे सिर्फ इसमें 46 बच जाएंगे, शुरुआत में 46 थे तो एंड में भी 46। अब अमाउंट भी आधा हो जाएगा, 20 पिकोग्राम था तो 20 पिकोग्राम का 10 पिकोग्राम ये सेल में गया, 10 पिकोग्राम ये सेल में गया, मतलब वापस से नॉर्मल सी कंटेंट आ गया। ओके, और लास्ट में 46 क्रोमोसोम्स ऊपर 46 क्रोमोसोम्स नीचे, मतलब शुरुआत में जो एन था वो लास्ट में वापस से आ गया, मतलब टीलोफेज में वापस से जीवन वाली कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन अटेन हो जाएगी। फर्क कहाँ पे, ध्यान से देखो बेटा, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए कब डबल करने का, एस फेज से, वो एंड तक डबल रहेगा जब तक कि दोनों क्रोमोसोम्स के टुकड़े नहीं हो जाते। टुकड़े कहाँ पे होते, एनाफेज। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से फेजेस है यहाँ पे, एस फेज और एनाफेज, एस फेज और एनाफेज। आपको कुछ भी एमसीक्यू पूछेंगे कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 है, 32 है, सो फिर उसमें डीएनए कितना है, डीएनए का अमाउंट देंगे आपको 10 पिकोग्राम्स, 20 पिकोग्राम्स, उसमें फिर एस फेज में कितना होगा, एनाफेज में कितना होगा, ये प्रॉब्लम्स बनाएंगे। लेकिन एक जनरलाइजेशन याद रखो, in S phase only the amount of DNA gets doubled whereas the number of chromosomes remains the same. Number of chromosomes doubles only in anaphase where there is breaking and pulling of chromosomes. जब breaking और pulling होगी तभी number of chromosomes double है. Okay, so like this your chromosome number amount will continuously change during the phases of your cell cycle. Okay, so this is about the 3 changes, DNA और डीएनए का अमाउंट, डीएनए के नंबर और क्रोमोसोम का नंबर, हाउ इट चेंजेस विथ फेजेस, इट इज गिवन हियर इन दिस टेबल। ओके, इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज है, आपको मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, आप लिख के ले लो। इसके बारे में जनरल लाइन लिख लो 2, ये जो टेबल है इसके ऊपर से 2 कंक्लूजन क्या निकलते, मैं बोल रहा हूं, आप पॉज करो, लिखते जाओ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल्ड only in anaphase of mitosis where centromeres divide, write down in bracket note, it occurs in anaphase of mitosis, and anaphase 2 of meiosis, नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखो इसके अंदर, या फिर पॉइंट नंबर 2 ले लो ये टेबल के लिए। पॉइंट नंबर 2, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन एस फेज whereas amount of DNA gets doubled in S phase, number of chromosomes remain same and amount of DNA gets doubled in S phase। मतलब ये दोनों के बारे में पॉइंट्स बोला मैंने आपको, बाकियों में आप निकाल सकते हो विच अमाउंट कंटिन्यू करते जाने का। ठीक है, अगर आपकी सेल साइकिल कंप्लीट हुई होगी, सेल डिवीजन अच्छे समझाऊंगा तो ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के, अदरवाइज इनके हाथ लगाने का नहीं। बट जहां तक मुझे लग रहा आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाई करके मोस्ट इजी करके मैंने उसको बताया आपको। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। पहले प्रॉब्लम्स में, अब फॉर्मूले में नेक्स्ट फॉर्मूला, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सो इसमें ए कंडीशन, इफ, इसमें कंडीशन क्या है, रेशियो ऑफ आरएनए इज टू डीएनए इन सेल, रेशियो ऑफ आरएनए इज टू डीएनए इन सेल determines the type of cell division, that is condition A, if RNA divide by DNA, अगर RNA और DNA का जो अमाउंट है सेल में, अगर आप उसकी वैल्यू लेंगे और उसका रेशियो लेंगे, RNA कितने पिकोग्राम से, DNA कितने पिकोग्राम से, अगर आपको ये वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, then it is mitosis,
देन इट इज माइटोसिस। मतलब सेल में क्या हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस में आरएनए का अमाउंट ज्यादा बनता, डीएनए उतना सिंथेसाइज नहीं होता जितना आरएनए तैयार होता, तो आरएनए ज्यादा बना लेता माइटोसिस। लेकिन इफ दिस रेशियो आरएनए इज टू डीएनए इज लेस देन 1, इज लेस देन 1 मतलब 1 से कम वैल्यू, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर 1.01, 1.02, 1.3, ज्यादा हो सकती है उससे 1.5, 1.9, 2.1 और भी हो सकती है, डिपेंड करता कौन सी सेल है। तो अगर आरएनए ज्यादा बन रहा तो माइटोसिस, आरएनए और डीएनए का रेशियो कम है, मतलब आरएनए कम है, डीएनए ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। सो इसके लिए फिर इसकी वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, देन इट इज ऑब्वियसली क्या रहेगा अपना, देन इट इज मियोसिस। ये कौन सी सेल डिवीजन है, मियोसिस। फ्रॉम दिस रेशियो आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। आरएनए इज टू डीएनए, डीएनए इज टू आरएनए नहीं लेने का, आरएनए इज टू डीएनए। हाँ, डीएनए इज टू आरएनए लिए तो सब उल्टा हो जाएगा, डीएनए इज टू आरएनए लिए तो उल्टी वैल्यू हो जाएगी। अगर डीएनए बाय आरएनए ग्रेटर देन 1 है तो वो मियोसिस हो जाएगा, और आरएनए बाय डीएनए, डीएनए बाय आरएनए लेस देन 1 है तो वो माइटोसिस हो जाएगा, उल्टा रहेगा। लेकिन अपन एक ही याद रखो ये वाला आरएनए बाय डीएनए, सो उसके ऊपर से आप पहचान सकते हैं विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज दिस। ओके, नेक्स्ट अब ये जो प्रॉब्लम, ये जो फॉर्मूले है, सेट ऑफ फॉर्मूले, इनको स्टार करके लिखने का पॉइंट नंबर 6 के आगे से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं तुम्हारे। ओके, नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n small n number of cells, so it is equal to this number of mitosis, कि आपको n नंबर ऑफ सेल्स तैयार करने, जैसे कि 100 सेल्स तैयार करने के, कितने सेल्स तैयार करेंगे 100, तो आपको कितने माइटोटिक डिविजन्स लगेंगे। सो उसका नंबर ऑफ डिविजन्स का फॉर्मूला है, अच्छे से अंडरलाइन करके रखो, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने लगेंगे, जरा दिमाग लगाओ। मुझे माइटोसिस में एक सेल से कितने मिलते हैं, 2 बनते, तो मुझे 100 सेल्स बनाने के, 100 सेल्स बनाने के तो कितने लगेंगे डिविजन्स, लगाओ दिमाग, डिवाइड बाय 2 करके 50 कर लेंगे उसको डायरेक्टली, बराबर है। रॉन्ग, दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस 100 सेल्स, तो वो 50 सेल्स रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी बार डिवाइड होना पड़ेगा सेल्स को, सो दैट फॉर्मूला इज इटसेल्फ इज 1 n-1 डिविजन्स, n-1 डिविजन्स, या फिर n-1 डिविजन्स, उसको n-1 डिविजन्स ही बोलेंगे, ठीक है, n-1 डिविजन्स। कैसे क्या अपन जब प्रॉब्लम्स देखेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी लिख के रखो। ओके, इस पे से एक और फॉर्मूला ये पे बनता, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल्स, number of cells required to produce n number of cells is equal to n by 2, is equal to n by 2, ठीक है। कितने सेल्स लगेंगे, 100 सेल्स बनाने के लिए 50 सेल्स लगेंगे, राइट। 50 सेल्स डिवाइड होंगे तो 100, हर सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाएंगे तो 100 सेल्स लगेंगे, सीधे सीधा लगेंगे। ओके, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल्स बाय माइटोसिस, स्पेशली राइट डाउन बाय माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल्स तैयार होते हैं। ओके, अगर यही फॉर्मूले को पॉइंट नंबर 7 हो गई है, और पॉइंट नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8, अब मियोसिस और एक इसके अंदर ले लो, नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड इन x generations, in x generations is equal to 2 raised to x, 2 raised to x। व्हाट इज जनरेशन, सो एक जनरेशन मतलब एक ही साथ तैयार हुए कितने सेल्स, जैसे कि आपके दादा दादी वगैरह, उनके जो एक जनरेशन थी उनकी पूरी, उनके भाई बहन वगैरह, राइट, फिर उनके बच्चे हुए मतलब आपके पिताजी, उनके भाई मतलब आपके अंकल वगैरह, फिर आपकी बुआ वगैरह, आपकी मम्मी, मम्मी के फिर भाई बहन, मतलब ये एक जनरेशन है। फिर अब आपकी जनरेशन, आप हो गए, आपके भाई बहन हो गए, ये सब एक जनरेशन के है ना लोग, राइट। फिर आपके बच्चे रहेंगे, वो अगली जनरेशन। सो एक जनरेशन में कितने सेल्स तैयार हो रहे, सो आपको दिया है कि एक्स जनरेशन से 7 जनरेशन से 7 जनरेशन के बाद कितने सेल्स बनेंगे, सो उसको बाय माइटोसिस, बाय माइटोसिस, सो 7 जनरेशन होने के बाद 2:7 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 7 टाइम्स करने का, उतने सेल्स तैयार हो जाएंगे।
हाउ आई विल सी इट इन प्रॉब्लम्स अपन यूज करेंगे, बट अभी लिख लो सिर्फ प्रॉब्लम ये वाला होने के बाद मियोसिस के कुछ फॉर्मूले हैं। मियोसिस के नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड फॉर, इसमें आप 4-5 एक के नीचे एक लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ पोलन्स या पोलन ग्रेन्स इज इक्वल टू n/4 पोलन ग्रेन्स बोले या फिर मेल गैमेट्स, एक ही बात है, मेल गैमेट्स भी उसको ही बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ ओव्यूल्स एग्स in bracket female gametes is equal to n। मैंने आपको थोड़ा सा बोला था, क्योंकि जब स्पर्म्स बनाने के या पोलन ग्रेन्स बनाने के तो एक मदर सेल डिवाइड होके पहले 2 बनते और 2 से 4 बनते, 4 स्पर्म्स तैयार होते। लेकिन oogenesis में एक मदर सेल जब डिवाइड होती तो उससे एक ही ओवम बनता और बाकी के जो सेल्स बनते वो डीजनरेट हो जाते। मतलब एक मदर सेल से एक ही फीमेल गैमेट बनता इन फीमेल्स, और एक मदर सेल से 4 मेल गैमेट्स बनते इन मेल्स, ठीक है। तो इसके ऊपर से फॉर्मूला निकाला है, एक मदर सेल से 4 मेल गैमेट्स, सो फिर अपने को कितने बनाने के, n नंबर ऑफ बनाने के, तो उसके लिए कितने मदर सेल्स, सो सीधा सीधा n/4 कर दिए तो तुम्हारे को पोलन ग्रेन्स का फॉर्मूला आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ओके, अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं हुए तो आप बाइनरी सिस्टम से, ये जो बाइनरी सिस्टम है क्या रहता है बाइनरी सिस्टम, 10 रुपए में 100 चॉकलेट, 10 रुपए में 100 चॉकलेट, तो फिर 5000 चॉकलेट कितने के, या ऐसे गणित आपने सॉल्व करा ले, इतने रुपए में इतना तो इतने में कितना, ऐसा क्वेश्चन अपन सॉल्व। सो एक मदर सेल से 4 मेल गैमेट, तो फिर 100 मेल गैमेट बनाने के लिए डिवाइड बाय 4, 25 मदर सेल्स, सिंपल है। सो वही है फॉर्मेशन ऑफ 100 मेल गैमेट्स 100 पोलन ग्रेन्स के लिए 100/4 मतलब 25 मदर सेल्स लगेंगे, 25 मियोसाइट्स लगेंगे, बराबर। लेकिन फीमेल गैमेट में ये चीज अलग रहती, फीमेल में क्या होता है, ज्यादा फीमेल गैमेट्स नहीं बनते, डीजनरेट हो जाते हो, सिर्फ एक ही फीमेल गैमेट बनता, बाकी के जो सेल्स रहते हैं उनका क्या होता है अपन बाद में देखेंगे सेल्स वो वाले चैप्टर्स में, रिप्रोडक्शन में। बट एक मदर सेल से एक ही एग बनता, नॉर्मली प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ओके, तो इसके लिए देखो उनका फॉर्मूला कितना है, एक मदर सेल से एक ओवम या एक एग, ठीक है, तो वही फॉर्मूला है। तो n मदर सेल से मतलब 100 मदर सेल्स रही तो उससे 100 गैमेट्स, सो वैसे 100 गैमेट्स बनाने के लिए 100 मदर सेल्स, एक ही फॉर्मूला है n। बस याद रखने का मेल गैमेट्स में क्या फॉर्मूला था, एक मदर सेल से 4 गैमेट्स बनते, स्पर्म्स बनते, लेकिन वो एग में क्या होता, एक मदर सेल से एक ही एग तैयार। ओके, तीसरा फॉर्मूला लिख लो, अगर सीड्स बनाने के आपको, फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ सीड्स। अब सीड्स कैसे बनते, थोड़ा सा ध्यान से सुनो बस। अब आपको सीड बनाने का प्लांट में, तो प्लांट में क्या होता, सीड बनाने के लिए एक मेल गैमेट फ्यूज होता एक फीमेल गैमेट के साथ, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता। सो पोलन ग्रेन और ओवम की फ्यूजन होती और फिर उससे जाइगोट बनता और फिर वो सीड में डेवलप होता, ठीक है। मतलब आपको एक स्पर्म लगेगा, एक ओवम लगेगा। क्या बोल रहा मैं, ध्यान से सुनो, फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ सीड्स, मुझे सीड्स बनाने के, तो एक सीड बोले तो क्या रहता, वन सीड इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन आपने 10th में पढ़ा होगा। सो वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद वन फीमेल गैमेट एंड इट फॉर्म्स वन सीड बाय ग्रोथ, एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो क्या होगा कैसे जाने दो, बट एक सीड तैयार होगा। पी प्लांट में पीस बनते, सो एक मेल गैमेट आके गिरता, एक फीमेल गैमेट रहता वहीं पे ओवरी में, उसकी फ्यूजन से एक सीड तैयार होता। ह्यूमन बीइंग में एक स्पर्म और एक ओवम की फ्यूजन होती, एक स्पर्म और एक ओवम की फ्यूजन होकर एक बेबी तैयार होता। बेबी बोलते एक प्रकार का सीड पकड़ लो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा, एक स्पर्म लग रहा, एक ओवम लग रहा, एक मेल गैमेट लग रहा, एक फीमेल गैमेट। अब एक मेल गैमेट बनाने के लिए कितने लगेंगे तुमको, n/4 डिविजन्स लगेंगे, एक मेल गैमेट के लिए n/4, और एक फीमेल गैमेट के लिए आपको n डिविजन्स लगेंगे, बराबर है। वही फॉर्मूला यूज करने के, सो ये दोनों को जोड़ दो तो तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला बन जाता n/4 प्लस n, इतने डिविजन्स करे अगर तुमने n/4 प्लस n इतने डिविजन्स करे तो आपके नंबर ऑफ सीड्स मिल जाएंगे, कितने डिविजन्स लगेंगे। जैसे कि 100 सीड्स बनाने के, 100 सीड्स
तो 100 सीड्स के लिए 100/4 मतलब 25 प्लस 100 डिवीजन, 100 फीमेल गैमेट लगेंगे ना, बराबर है। अपने को 25 सेल डिवीजन से अपने को 100 मेल गैमेट्स मिल जाएंगे, राइट। 25 बार वो मदर सेल्स डिवाइड होगी 25 सेल्स, तुमको 100 मेल गैमेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो 100 मेल गैमेट्स और 100 फीमेल गैमेट्स के लिए 100 फीमेल मदर सेल्स लगेंगी, तो 100 ये 25 और प्लस ये 100, आपको 125 डिविजन्स लगेंगे। 100 सीड्स बनाने के लिए 125 डिविजन्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसके प्रॉब्लम्स लेंगे तब और यूज हो जाएंगे। और एक लास्ट है, इसका एक्सेप्शन है, एक फैमिली है प्लांट्स में साइप्रेसी, फैमिली साइप्रस वगैरह जो प्लांट्स आते हैं, उन प्लांट की फैमिली में नंबर ऑफ सीड्स, n नंबर ऑफ सीड्स बनाने के लिए आपको n+n, उसमें भी ऐसे होता, एक मदर सेल से एक ही मेल गैमेट बनता और एक मदर सेल से एक ही फीमेल गैमेट बनता। अपने इधर क्या होता, एक मदर सेल से 4 मेल गैमेट, 4 स्पर्म्स बनते, लेकिन ये फैमिली में थोड़ा ऑड है, एक मदर सेल से एक ही मेल गैमेट बनेगा, तो मतलब n नंबर ऑफ मेल गैमेट्स के लिए n नंबर ऑफ मदर सेल्स लगेंगे, n नंबर ऑफ डिविजन्स, वैसे फीमेल के लिए भी n, तो n+n, ये उसका एक ऑड है, बस ये याद रखने का, उसमें जितने मेल गैमेट्स लगेंगे उतने फीमेल गैमेट्स, जितने डिविजन्स मेल गैमेट के लिए उतने फीमेल गैमेट के। ओके, अपन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो दीज आर द फॉर्मूले दैट वी आर गोइंग टू यूज इन योर सेल डिवीजन। ओके, एक लास्ट नोट करो, नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स ऑन ईच क्रोमोसोम, सो नंबर ऑफ काइनेटोकोर पर क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2। कैसे, अभी एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमियर, तो अपन इधर एक काइनेटोकोर ड्रॉ करते, इधर एक काइनेटोकोर। व्हाट आर काइनेटोकोर्स? दे आर प्रोटीन लाइक प्लेट लाइक प्रोटीन्स, एंड दैट प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, राइट। सो दीज आर काइनेटो, यहाँ पे एक काइनेटोकोर रहता है, यहाँ पे दूसरा काइनेटोकोर, मतलब एक सेंट्रोमियर पे, एक क्रोमोसोम पे 2 काइनेटोकोर, एक सेंट्रोमियर पे 2 काइनेटोकोर। 2013 में क्वेश्चन आया था नीट में कि एक ऑनियन रूट की सेल है, उसमें 32 क्रोमोसोम्स है, तो उसमें काइनेटोकोर कितने रहेंगे, मेटाफेज में। सो 32 है, तो मतलब क्रोमोसोम कितने हैं, 32। एक क्रोमोसोम पे कितने रहते हैं काइनेटोकोर, 2, राइट। सो उसका डबल हो जाएगा 64। या फिर आपको ऐसा दिए, उसमें 16 क्रोमोसोम्स है, ऑनियन रूट टिप में एक्चुअली 16 क्रोमोसोम्स रहते, सॉरी, सो 16 रहेंगे, क्रोमोसोम्स कितने, 16, और एक क्रोमोसोम पे कितने काइनेटोकोर है, 2, तो 16 पे कितने रहेंगे, 32। सो हाउ मेनी काइनेटोकोर्स वर प्रेजेंट, 32। सो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ऊपर से ही बने वाले क्वेश्चंस रहते। आप बोलते कि सर सिलेबस के बाहर है, बट आपको ये देखने हैं, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स है। सो वी विल टेक सम प्रॉब्लम्स in upcoming lecture. I'll arrange one more lecture for this part क्योंकि important है, अपन उसको छोड़ नहीं सकते। So I'll upload one more lecture regarding the use of these formulas in next part.